नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ वो राजनेता एक बार फिर हैं जिनके लिए मैं बेहिचक कह सकता हूं कि वो मेरे इस मायने में एक पसंदीदा राजनेता हैं कि उनसे बात करते समय आपको किसी आडंबर में उलझने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको ये तनाव नहीं होता कि मूड कैसा होगा, क्या पूछना है। ऐसा तो नहीं है कि उनसे कहना पड़ेगा कि साहब मैं थोड़े कठोर सवाल भी पूछूंगा और कहीं वो नाराज़ हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे या कहीं कुछ कन्फ्रंटेशन हो जाएगा। वो तैयार रहते हैं और अपने व्यवहार से आपको सहज करते हैं और सारे प्रश्नों के लिए बिल्कुल एकदम एक फुल मूड के साथ कि साहब आप पूछिए जो पूछना है आपको। और स्माइल उनके साथ हमेशा रहती है, उनके चेहरे पर हमेशा एक खूबसूरत मुस्कुराहट चमकती है। और मध्य प्रदेश की राजनीति के बीते 2-2.5 दशकों से वो एक्सेस में जो लीडर्स होते हैं, धुरी में जो नेता होते हैं, उसमें वो बराबर है। इस समय वो बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग टोली के संयोजक के तौर पर। और उनका ये भी दावा है कि ये बड़ा कारगर भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होगा। और अब जबकि लोकसभा चुनाव के अगले चरण की तरफ पूरा देश बढ़ चला है, तो उनसे बात करना राष्ट्रीय संदर्भों पर भी, मध्य प्रदेश के संदर्भों पर भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मुलाकात करिए मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, दिग्गज लीडर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा अनौपचारिक मूड में आज आपके साथ हम चलेंगे। अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कम लीडर हैं, अब भवें तनी रहती हैं, कई बार मुस्कुराहट बहुत कम होती है हम लोगों के चेहरे पर भी और उधर भी, तो कई बार तनाव होता है। कैसा इस समय आप ज्वाइनिंग टोली, 4,14,000 का फिगर, तो मेरे ख्याल से मैंने जब एक सप्ताह पहले आपसे बात, अभी लेटेस्ट स्कोर क्या चल रहा है आईपीएल में? जी आईपीएल का जी नहीं, आज हमारे शिवपुरी के पूर्व विधायक जो थे हरिवल्लभ शुक्ला जी, वो सैकड़ों साथियों के साथ आए। दतिया के हमारे 1 सैकड़ा लोग होंगे जो कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हैं, महेश गुलवानी जी उनके साथ में हैं। ये सारे लोग आए थे और इस सिलसिले को अभी जारी रखेंगे मतदान तक, आखिरी वोटिंग तक ये जारी रहेगा। अभी एक बड़ा नाम उभर के सामने आया, हालांकि आप अभी खुलासा करेंगे नहीं, मुझे मालूम है। रामनिवास रावत जी की बड़ी चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ वो चुप्पी साध गए हैं और कहीं अज्ञातवास तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन क्या इस पर आपका एक कोई रणनीतिक कमेंट? रामनिवास जी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। समय समय पे हम मिलते रहते हैं और वो अगर कोई निर्णय लेंगे तो सोच समझ के लेंगे, ठीक ही लेंगे। जी जी जी, क्या बात है। सुना आपने, इसमें बहुत कुछ है। मैं मतलब इसको फिर मैं रीप्ले दिखा रहा हूँ। बात चूँकि आईपीएल की है कि मेरे मित्र हैं, तो बड़ी गरजदार आवाज़ है डॉक्टर साहब की, मेरे मित्र हैं और जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर ठीक ही लेंगे। बस हो गया साहब, काम हो गया हमारा, मिल गया मैसेज हमें भी। ये बताइए कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी की भी चर्चा लंबे समय से है, मतलब वो लंबे समय से कतार में खड़े हुए हैं। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं गोविंद सिंह जी ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब के पास आओ तो सूची लेके आनी पड़ती है। जी, तो गोविंद सिंह जी भी आपके अच्छे मित्र हैं, वही उत्तर मानूं मैं या कुछ जोड़ेंगे इसमें आगे पीछे? हम और गोविंद सिंह जी एक साथ के विधायक थे, 90 में एक साथ आए थे सदन में। 30-35 साल का साथ है हमारा सबका। और गोविंद सिंह जी से कभी इस विषय पे मेरी बात ही नहीं हुई, पार्टी में आने वाले विषय पे। ये सच है कि हम मिलते निरंतर रहते हैं, अलग अलग विषय रहते हैं। जब मिलते हैं अलग अलग बार मिले तो अलग अलग विषय रहे, सहज संवाद रहा, कोई ऐसी बात नहीं हुई कभी। आप कहें तो मैं थोड़ी व्याख्या करूं इसकी? जरूर। तो इसकी व्याख्या मैं ऐसा कर रहा हूं कि इतना कंफर्टेबल हैं वो आपके साथ, इतने सहज हैं कि उन्हें मालूम है कि मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जी जी, नहीं, हम एक दूसरे के लिए अच्छा ही करेंगे जब करें। हाँ, देख क्या जवाब मिला है सर। तो एक और उत्तर मिल गया, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई है हमको कि जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ऐसा भाव डॉक्टर गोविंद सिंह जी के मन में हमेशा रहता है। डॉक्टर साहब, आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था बीच में, जो आपने एक मीडिया हाउस के साथ चर्चा में कहा था कि ये जो लोग आ रहे हैं 4,14,000, तो एक सप्ताह पहले की बात है, इससे वोट शेयर जो है
वो भी पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जो नेता आ रहे हैं उनके साथ उनका अपना वोट शेयर है, उनके साथ उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी ताकत है। तो क्या ये 10% 15% से ऊपर का वोट शेयर भी आ रहा है बीजेपी के पास? देखिए सर जी, हम मतलब भारतीय जनता पार्टी 51% की राजनीति करना चाहती है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बता चुके अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब से ये विषय चल रहा है, क्योंकि ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्रकारांतर में विपक्ष है, जो आज ईडी के रूप में आपके सामने, ईडी गठबंधन के रूप में आपके सामने है, ये सदैव एक होगा जी। क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को डुबोना की ओर ले जाना चाहते हैं। ये एक होंगे तो हमको 51% सुरक्षित करना चाहिए, एक। दूसरा, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 हर बूथ पे बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। अब ये दोनों की दिशा में अगर बढ़ना है तो हमको स्वाभाविक रूप से बिल्कुल सतह पे जाके काम करना पड़ेगा, मतलब पेज प्रभारी तक ही जाना पड़ेगा। ठीक बात। हितग्राही मूलक योजना, अगर हमारे पेज प्रभारी पे एक पेज के अंदर 10 से 20 घर होते हैं, नगर पंचायत में कम होते हैं, नगर निगम में ज़्यादा होते हैं, गांव की पंचायत के हिसाब से होते हैं, और वोट होते होंगे एक पेज में 20 घर हैं तो 100-200 ऐसे करके, बस इससे ज़्यादा नहीं होते। तो इसमें एक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि इसमें प्रधानमंत्री आवास किसका है, शौचालय किसका है, उज्ज्वला योजना का लाभ किसको मिला है, और हमारे यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी निःशुल्क अनाज दे रहे हैं वो किसके यहाँ पे आया है, हमारा जो इलाज करने का कार्ड जो बनता है वो 5 लाख रुपए तक का इलाज जो अब हर बुजुर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव में कर दिया है, तो वो कार्ड किन के पास में है और उसमें से इलाज का लाभ किन किन ने लिया, अगर ये हमारे पेज प्रभारी को मालूम है, वही 51% से नीचे की ताकत हमें रोक ही नहीं सकती है हमारे, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जनहितैषी हैं और हितग्राही मूलक हैं, और लाभार्थी ऐसा कोई है ही नहीं जिसके यहाँ पर लाभ नहीं पहुँच रहा हो। हर गरीब को लाभ मिल रहा है एक न एक प्रधानमंत्री जी की योजना का, हर गरीब को। कांग्रेस का जो आ रहा है कार्यकर्ता, बीजेपी का हो रहा है, वो भी बताएगा ये सारी चीज़ें पूरी? क्यों नहीं बताएगा जी। वो तो जो आएगा, समरस होने का मतलब ही ये है, दूध में शक्कर जैसे घुलती है तो घुल गई। आपको कुछ दिनों बाद ये कांग्रेस का आ रहा है ये दिखाई नहीं देगा, मीठा दूध दिखाई देगा, सिर्फ दूध मीठा है, शक्कर दिखाई नहीं देगी, सब समरस हो जाएंगे। पहले भी जो आए थे उस समय भी लोग कहते थे कि सिंधिया जी के साथ आए हैं, सिंधिया जी का ऐसा है, लेकिन महाराज बिल्कुल आसानी से एकदम समरस हुए और सब समान चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। ना आप कोई गोविंद सिंह राजपूत का भेद बता सकते हो, ना तुलसी भाई का, ना प्रद्युम्न भाई का, सब एक साथ चल रहे हैं, ये बात प्रेम से चल रहे हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि किसी भी राजनेता का कोई भी ऐसा बयान या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन कैलाश जी का जो बयान था कि कलदार तो मूल डीएनए वाला ही है बीजेपी का कार्यकर्ता। कभी कभी क्या होता है कि किसी बात को कहने का जी कही जाती है और उसके अर्थ दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। कैलाश जी हो या हमारे वरिष्ठ नेता जितने भी हैं, ये जब माननीय हमें केंद्र की ओर से संकेत आए, ज्वाइनिंग टोली बनाई गई, तो ऐसा नहीं है कि कोर ग्रुप की बैठक में बात नहीं हुई, सामूहिक बात हुई है। और भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है, मैं मानता हूँ, कि जिसमें सामूहिक निर्णय और सामूहिक चिंतन होता है, और इसलिए हम पेज प्रभारी तक बिल्कुल विश्वास। अब आप बताओ, कांग्रेस का एक भी नेता, एक भी आज तक मंडल स्तर पर गया है क्या, जिला स्तर पर गया है क्या? कोई गया ही नहीं। हम पेज प्रभारी की बात करें, बूथ की नहीं, पेज प्रभारी, एक बूथ पे जो पेज है 10, उन 10 की बात कर रहे हैं। ये अभी मंडल और जिले तक नहीं गए, फिर कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। चुनाव बाहुबल से हुआ, धन बल से हुआ, सत्ता बल से हुआ, ये आरोप उन पर लिखे लिखाए रखे। जैसे कुछ आरोप लिखे हुए रखे रहते हैं ना, बारिश आने के पहले, हाल आते ही वो छप जाते हैं। भारी बारिश, नगर पालिका के दावों की पोल खुली, ये लिखा लिखाया रखा रहता है, बारिश हुई क्या लगा दिया जाता है। ऐसे ही चुनाव हारते ही कांग्रेस के पास लिखा लिखाया रखा है।
धन बल जनबल का प्रयोग किया, दारू बल का प्रयोग किया और लेकिन आप उन्हें आरोप तो लगाने दीजिए, जबरा मारे और रोने भी ना। नहीं, आरोप तो लगा ही रहे हैं वो। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था तो जी 400 कैंडिडेट खड़े करूंगा, 350 कैंडिडेट खड़ा करूंगा। क्यों? ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, पुस्तक बनेगी उसकी बैलेट की। ये क्या था? ये आरोप नहीं था। कांग्रेस वो जर्जर इमारत की तरह हो गई है कि जिसको सिर्फ देखा जा सकता है, जिसके खम्भे इतने जर्जर हो गए हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेके हमारे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह तक, कि ये कब भरभरा कर बैठ जाएगी। जैसे कुछ पुरानी इमारतें होती है ना, जो घूमने के काम आती है, रहने के काम नहीं आती। इसमें अब कोई रह नहीं सकता इस इमारत के अंदर। इसमें से लोग तेजी के साथ भाग रहे कांग्रेस में से। 10 साल से आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया और आगे आने वाले दिनों में कोई इनकी संभावना नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो सिचुएशन भी लोकतंत्र के लिए आप बहुत संजीदा राजनेता हैं और संसदीय कार्य मंत्री, लंबे समय तक आपने ये दायित्व देखा है। फ्लोर मैनेजर आप अद्भुत हैं। और जिस तरह से प्रमोद महाजन जी मुझे याद आते हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में वो काम आपने मध्य प्रदेश में किया। लेकिन वो जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो 1 से 10 तक अगर आप ही रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? नहीं, लोकतंत्र रहेगा। यथा तो है ही नहीं है जी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, विकल्प पैदा होगा जी। विकल्प हो तो अच्छा तो हो जी। ऐसा तो ना हो। तो आपको कोई वो परी कहाँ से लाऊं जो बीजेपी के लिए वो कौन सा दल हम लेकर आए? कांग्रेस आपको पसंद नहीं, जर्जर इमारत, अरविंद केजरीवाल अंदर हैं बेचारे, पूड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, आम का रस पी रहे हैं, कैसे भी बेल मिल जाए। देखो साहब, आखिर मोदी जी ने आके एक राजनीति को दिशा दी है। एक ऐसा नेतृत्व मिला है देश को जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया है। दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला नेतृत्व है। ऐसा नेतृत्व जब आएगा लोग जगह देंगे। लोग क्या इन चीजों को देखते नहीं है? ये कुछ ऐसा करना नहीं चाहते हैं। ये जब विदेश गए राहुल बाबा, तब इन्होंने भारत के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की होगी, कोई ना कोई की होगी। कभी चीन। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने ये भी देखा कि आपने, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि आपने ये तमाम बातें कही और इसमें एक भी भावनात्मक मुद्दा नहीं रखा। इससे बिल्कुल इनकार नहीं है कि आज विदेश नीति हमारा दबदबा है। आपने जो उदाहरण दिए उनमें से कहीं मेरी कोई असहमति नहीं है। बल्कि पाकिस्तान में जो सरबजीत को लेकर अभी 20 से ज़्यादा मोस्ट वांटेड जो पाकिस्तान में आतंकी छिपे हैं, उनकी जिस संदेहास्पद परिस्थितियों में हत्याएं हुई हैं, कई बातें हैं, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं बीजेपी की छवि, क्या आपको लगता है कि इस पर अब आना चाहिए बीजेपी को? आप जैसे नेता जो बहुत इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन छवि वहीं राम मंदिर पर अटकती है आके, कि राम मंदिर, फिर अटकती है ट्रिपल तलाक के ऊपर, फिर आ जाती है 370 के ऊपर। जबकि आज अर्थशक्ति है भारत, आज भारत वैश्विक, अब यूएन में हमारी सदस्यता की बात इस बार बहुत गंभीरता से है। ये मुद्दे जनता तक ठीक से पहुंचे, खासतौर से उस पढ़े लिखे मध्यम वर्ग तक। ये मुद्दे ही नहीं, ये मुद्दे भी। जी। इसका मतलब ये नहीं है, ये मुद्दे भी ये मुद्दे ही नहीं, क्योंकि राम मंदिर अपनी जगह है। 500 साल बाद वो अवसर मिला, वो अपनी जगह है। लेकिन ये मुद्दे भी हैं जो हम जनता तक ले जा रहे हैं कि विश्व की तीसरी आर्थिक बड़ी ताकत बनने भारत जा रहा है। और ये संभव तभी है जब मोदी जी जैसा नेतृत्व होगा, जो वैश्विक छवि रखता होगा। आप जानते हो, ये लोग सिर्फ आलोचना करते हैं। जब मोदी जी विदेश जाना प्रारंभ किया, बोले ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं कि विदेश के प्रधानमंत्री हैं। कवियों से व्यंग्य कराए कि भारत के प्रधानमंत्री भारत लौटे, इस तरह के व्यंग्य भी कराए। लेकिन इस तरह की बातों पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो लगातार देश की, और आप देखेंगे आज़ादी के बाद अब भारत की विदेश में जो स्थान बना है, जो स्थिति बनी है, आप कल्पना करिए। हमारे मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो अमेरिका वीजा नहीं देता था मोदी जी को, ध्यान करोगे? हाँ, ठीक बात है। आज अमेरिका की वो स्थिति कि मेडिसन स्क्वायर पर रेड कारपेट बिछाकर मोदी जी की अगवानी करता है। ये बदलाव इसको कहते हैं। हमें मालूम है कि हम भारत में न रेल का डिब्बा बनाते थे, न इंजन बनाते थे, न पहिया बनाते थे। आज वंदे भारत ट्रेन भारत में बन रही है। हम जानते हैं कि हम मिराज से लेके रफेल तक विदेश से खरीदते थे, लेकिन आज तेजस भारत में बन रहा है।
तेजस की उड़ान हम सब देख रहे हैं कि ये तेजस हमारे भारत के अंदर उड़ रहा है। भारत बदला हुआ भारत है। आज का ये रेलवे स्टेशन देखेंगे आप, बस स्टैंड देखेंगे आप, आज देश की सड़कें देखो आप, आज देश के पुल देखिए, टनल देखिए। माने भारत ने इस दिशा में अत्यधिक प्रगति की है। वो एक पक्ष है, ये सच है, राम मंदिर भी, ट्रिपल तलाक भी, सीएए भी, 370 भी, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है, ये भी है। तो ये भी पूरी ताकत से सामने आना चाहिए। मैं तो इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छा ताकत लगा हो। कि आपने किसी भावनात्मक मुद्दे की बात नहीं की जो या बीजेपी के पर थोप दिया जाता है या बीजेपी को उसका पर्याय मान लिया जाता। नहीं, मैं तो आपने कर दी, पर वो बात जो मैंने नहीं की थी जी, आपने उधर ध्यान आकर्षित कर दिया। लेकिन ये सच बात ये है, हमेशा इस तरह के मुद्दों को जो उछालने का काम करता है वो सदैव विपक्ष करता है, कांग्रेस करती है। मैं दतिया आया हूँ और मैंने देखा है कि मुस्लिम समुदाय का वहाँ कितना सपोर्ट आपके साथ रहा है। अभी आपकी पार्टी का नारा है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये मोस्टली अल्पसंख्यक वर्ग को ध्यान में रख के दिया गया। लेकिन जहाँ आप ऐसी बातें करने लगते हैं तो दक्षिण भारत के लोग सोचते हैं कि आप मांस खाने पर प्रतिबंध लगाएंगे, पूर्वोत्तर में लोग सोचने लगते हैं आप मांस को बैन करने वाले हैं। अभी मछली का विवाद भी बड़ा चर्चित रहा, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र जिस तरह से सामने आए। तो क्या बीजेपी को इस नैरेटिव को, ये बात जब वो कहे तो उसको सतर्क होना चाहिए, या आपको लगता है कि देश के लोग समझते हैं इन सारी बातों को? देश नहीं समझेगा तो देश के ध्यान में ये विषय तो लाने ही पड़ेंगे। जोखिम उठाएंगे आप? बीजेपी उठाएगी? नहीं, जो बीजेपी जो की जोखिम की बात नहीं है। सवाल ये है कि जो लोग टारगेटेड करके हमको सॉफ्ट टारगेट मान के ये वार करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी ये कहते हैं। मोदी जी ने उज्ज्वला गैस दी, सर्वाधिक लाभ अल्पसंख्यक बहनों को ही मिला। हमारा आयुष्मान कार्ड योजना इलाज वाली 5 लाख का सर्वाधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोग लेते हैं उसका। हमने निःशुल्क अन्न वितरण की योजना की बात कही, सर्वाधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज की बहनों को मिल रहा है। कोरोना की वैक्सीन लगी, तो ये देखा गया कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान, या वो सड़क डाल रहे हैं, या वो बिजली की व्यवस्था सब गांवों के अंदर 100% विद्युतीकरण करने जा रहे हैं, या वंदे भारत ट्रेनों का एक नसों जैसा जाल फैला रहे हैं, तो वो सबको समान रूप से ही रख रहे हैं, कहीं भेद नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष आज नहीं तो कल सबकी समझ में आएगा। हमारा ऐसा मानना है कि आप किसी को टारगेटेड करके, अब फिल्म वाले अगर गाना हमारे धर्म पे बनाएंगे तो ये गलत है ना। सिर्फ हमारी धर्म में कमी है क्या, बाकी के धर्म में? लेकिन बोलते नरोत्तम जी हैं, बाकी सब चुप रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बोलते तो है, पर मेरे पे आपकी आप कृपा बोल हो के जाती है कई तो बार मैं भैया आप पे मुश्किल भी आ जाती है, इसलिए कोई बुराई नहीं है इसमें। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर सच बात कहने का कोई बुराई है तो थोड़ी बहुत बुराई मिलनी चाहिए, पर अपनी बात कह देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। नहीं, ठीक बात है। और आपने कभी इससे आप पीछे नहीं हटे, आपने उसका सामना किया है। डॉक्टर साहब, मैं एक थोड़े गंभीर और अलग तरह के सवाल की तरफ आपको ले जाऊंगा। आपने जब दतिया में कहा तो मैं बहुत ठहर के आपको सुन रहा था कि अति आत्मविश्वास से बचना है, और फिर आपने कहा मैं भी अति आत्मविश्वास में आ गया था। अति आत्मविश्वास जीवन में, ऐसा हम में से कोई नहीं है जिसके आत्मविश्वास का स्तर कभी अति की तरफ ना गया। लेकिन ये कहने वाले लोग नहीं होते। ये कभी मैंने शायद किसी के भी मुंह से ये नहीं सुना, वो चाहे कितना बड़ा योद्धा हो, कि वो अपनी किसी भी सफलता तो एक डेफिनेशन है, लेकिन उसने नहीं कहा कि मेरे ये अति आत्मविश्वास की वजह से। हम डिफेंड ही करते हैं आपको। आपने क्या झांका इस दौरान? मुझे लगता है हम एक नए नरोत्तम मिश्रा को देख रहे हैं, एक नए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को समझा है। जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये अति आत्मविश्वास के कारण से लोगों ने शायद कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं मान लिया उसको, तो मुझे विनम्रता लानी चाहिए, मुझे शालीनता और लानी चाहिए। मैं आपके बड़प्पन को अप्रिशिएट करता हूँ। तो जब विचार उस तरफ भी गए, बड़बोलेपन से बचने की कोशिश करना चाहिए। कहीं मैं जो बोलता हूँ
अति आत्मविश्वास के दायरे में आके या विश्वास के दायरे में आके वो लोग बड़बोलापन तो नहीं मानते, वो मेरा अहंकार तो नहीं मान लेते हैं। तो मुझे क्या क्या चीज़ों से परहेज करना चाहिए उसकी तरफ ध्यान जा रहा है, और मैं धीरे धीरे अपने में परिवर्तन भी लाऊंगा। इस दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़ूंगा भी। ऐसी मेरी मान्यता है, निजी है ये। मैं अपने में सुधार चाहता हूँ, मैं किसी में बदला नहीं चाहता, मैं किसी से बदला लेना भी नहीं चाहा। खाके जो तीर देखा हमने कामे गाह की तरफ, तो कुछ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो इसलिए उस तरफ मैं जाना भी नहीं चाहता। ये तो वैसे ही है कि अपने गांव में कहावत है कि जितने उमर फोड़ेंगे उतने कीड़े निकलेंगे। तो मैं भूलना चाहता हूँ उस परिदृश्य को और नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में सब सेट है, 4 जून के बाद यहाँ भी सरकार एक रोड मैप बनाकर आगे बढ़ेगी, संगठन में जगह होगी, कैबिनेट में जगह होगी। आपकी भूमिका जो हमेशा रही है वो एक संगठन की भी बड़ी मजबूत भूमिका रही, हालांकि आपने वो भूमिका सत्ता में रह के अब तक निभाई है। अब पार्टी अगर आप पर विश्वास करती है, संगठनात्मक कोई दायित्व देगी, कितनी तैयारी? मैं सर जी, दरअसल जैसा मैंने अभी अपने बारे में भी बताया ना, उसी का एक पार्ट ये भी है कि मैं किसी दायित्व को लेना नहीं चाहता अभी। अच्छा। मैं चाहता हूं कि जैसे मुझे ये काम दिया आपने ज्वाइनिंग का, ऐसे पार्टी काम देती रहे। पोर्टफोलियो नहीं दे, कोई दायित्व तो नहीं दे, संगठन में कोई जगह, भाई काम पार्टी दे और मैं फिर उस काम को करके दिखाऊं। जैसे ज्वाइनिंग का आपने उदाहरण दिया, तो अभी ये ज्वाइनिंग हमारे यहाँ कोई संवैधानिक पद थोड़ी, लेकिन आज चर्चा में आपने ज्वाइनिंग को ला दिया। आपने ला दिया? नहीं, आपने, मैंने लाते तो आप ही चर्चा में रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकसभा के बाद इस पे चर्चा होगी। नहीं, पर अच्छा माने परिवार में काफ़ी लोग बढ़े, हमारी धारा बही, रसधारा बही, और ऐसा काम पार्टी देती जाए। पार्टी ने मुझे बहुत नज़दीक से देख लिया, 30 साल विधायक रह लिया, 17 साल मंत्री रह लिया। उनने बखूबी अब नरोत्तम को देखा है, मैंने भाजपा को जानता है। पार्टी ने बहुत दिया है, अब पार्टी से मांगने की इच्छा नहीं है, करने की इच्छा जरूर है कि काम करता रहूं पार्टी के लिए। बहुत दे दिया पार्टी ने, पर्याप्त है। सवाल बड़ा संवेदनशील है। नरोत्तम मिश्रा में अभी राजनीति के 15 साल 20 साल है, शिवराज जी में यही स्थिति है, नरेंद्र सिंह तोमर जी में यही स्थिति है, और ये ऐसे लोग हैं जिनको तैयार करने वाली नर्सरी, जिसके पुरोधा थे, जिसके माली थे, बागवान थे, जिसके कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, गोविंद सारंग जी, कैलाश सारंग जी। अब इन्होंने इतने माहिर शिल्पियों को निकाला है जिनमें अभी 2-2 दशक की राजनीति है। एक बड़े फलक का सवाल है, केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष का सवाल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये मैकेनिज्म होने से आप जैसे जो शिल्पी, क्योंकि आप धरोहर भी हैं समाज की, आप लोग ऊपर बैठे लोग हैं, उनका निर्णय सही होते हैं और सही निकल भी रहे हैं, इसलिए वो जो निर्णय लेंगे सही लेंगे। ऊपर बैठे हैं तो दूर तक उनको दिख रहा है, हमसे ज़्यादा दूर तक, और इसलिए उनका निर्णय बिल्कुल ठीक होगा, ऐसा मान के चलना चाहिए। किसी निर्णय पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। पार्टी हित में वो निर्णय लेते जाते हैं, कभी कभी हमारे हित में नहीं लेता होता, इसलिए हमको लगता है कि अरे ये कैसे निर्णय हो रहे हैं, बेतुके निर्णय हो रहे हैं, पर वास्तव में वो राष्ट्र हित में, पार्टी हित में निर्णय लेते हैं, व्यक्ति हित में नहीं लेते। आपकी पीढ़ी जो है उसने लाठियां खाई सड़क पर। ऐसा लगता था कि कांग्रेस के शासनकाल का अनंत काल तक ये चलेगा और कैसे लड़ेंगे इससे। आप लोगों ने साइकिल से शुरुआत की, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में, बसों में, ट्रेन में बैठकर लगभग अपनी आधी से ज़्यादा राजनीति गुजारी। अब है बंदे उतरते हैं एसयूवी से, कपड़े और चेहरे 6-6 फुट के बलिष्ठ, जिम जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के, प्रणाम सर अन्यथा मत लीजिएगा, कार्यकर्ता हैं जिनके पास ताकत भी है, धन भी है। इनके लिए क्या एक स्कूल जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? भैया आप बढ़िया गाड़ी से उतरिए, जो भी गाड़ी आपके पास है, फॉर्च्यूनर है, जो भी है, बढ़िया चलिए आगे, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, कुछ समझते हैं आप इसके बारे में? जी, हमारे यहाँ प्रशिक्षण की, वर्गों की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जी, और परंपरा भी। आप देख रहे होंगे ये कभी बंद नहीं होते। चुनाव समाप्त हो जाएंगे तब ये प्रारंभ होंगे, चुनाव के पहले भी ये प्रारंभ रहते हैं। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे सब संगठन को समझने लगेंगे, जो नए भी आए हैं वो भी समझने लगेंगे।
डॉक्टर साहब, राजनीति की बड़ी गहरी समझ है आपकी, तो मैं कोई ज्योतिषी आप नहीं हैं तो ना मैं चाहता हूं, लेकिन फिर भी क्या आपका प्रेडिक्शन है? 29 की 29 मान रहे हैं, छिंदवाड़ा भी शामिल, तो 29 है तो छिंदवाड़ा भी शामिल है? मैं मानता हूँ छिंदवाड़ा भी आ रही है। आ रही है। और 29 आ रही है कि छिंदवाड़ा आ गई तो एक दो इधर उधर की निकल गई? नहीं, पूरी 29 आ रही है। मंडला भी शामिल है इसमें? हाँ, राजगढ़ भी शामिल है इसमें? राजगढ़ तो 100% है। 100%। ये नोट करिए साहब, ये राजनीति का एक माहिर पंडित बोल रहा है। हाँ, राजगढ़ तो 100% झाबुआ? बीजेपी। झाबुआ भी शामिल है। ये रतलाम? धीरे धीरे सबकी नर्सिंग होती जाएगी, आपको सब सुरक्षित होती चली जाएंगी। चलिए अभी पहला चरण निपटा है जी जिसमें छिंदवाड़ा शामिल था, जी। अब धीरे धीरे आती जाएंगी आप। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे बात करना हमेशा एक अलग अनुभव से गुजरना है। ये खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास व्यक्तित्व को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।